हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। आज हमारा पार्टनरशिप का क्लास 2 होने वाला है। कल की वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा पार्टनरशिप के ऊपर बेसिक दिया था और कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे। लगभग 11 12 13 के आसपास क्वेश्चंस किए थे हमने। और आज हम आगे चलेंगे। आज मैं आपके लिए कुछ नई पीवाईक्यूज लेकर आऊँ, कुछ नए क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, जिससे कि हम आज अपने पार्टनरशिप चैप्टर को आगे करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम पहले क्वेश्चन को करते हैं। और इस क्लास की पीडीएफ अगर आपको चाहिए ना, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो और अपनी एक बार वहाँ से रिवीजन कर सकते हो, नोट्स वगैरह बना सकते हो। हालांकि मैं रिकमेंड करूँगा आप क्लास जब लाइव ले रहे हो तभी आप यहाँ पे नोट्स बनाओ। ठीक है, तो अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या कह रहा है। मोहित, रोहित एंड आयुष आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस। Mohit's money was used for 5 months and he claims 1/16 of the profit। ओए होए, यह ध्यान रखना, बात यहाँ पे ध्यान रखना। यहाँ पे देखो फ्रैक्शन से बात की गई है कि जो मोहित का मनी है वो 5 महीने के लिए यूज किया गया। टाइम का रेशो दे रखा है और वो क्लेम करता है जो टोटल प्रॉफिट है उसका 1/16। ठीक है, रोहित का जो मनी है वो 4 महीनों के लिए यूज किया गया है और वो क्लेम करता है 1/3 ऑफ द प्रॉफिट। ठीक है, जो भी टोटल प्रॉफिट होगा, जो रोहित है वो चीख चीख के कहता है कि मुझे मतलब 1/3 उसका चाहिए, मुझे 1/3 उसका मेरे को मिलना चाहिए। उसी के हिसाब से मैंने इन्वेस्ट किया है। और आयुष ने इन्वेस्ट किया है 1537, वो भी 10 महीने के लिए। देखो यहाँ पे इन दोनों का प्रॉफिट दे रखा है और टाइम दे रखा है, लेकिन लास्ट में इसने क्या कर दिया, मेरे साथ धोखा कर दिया कि जो आयुष का है उसका इसने प्रॉफिट नहीं दे रखा है, इन्वेस्टमेंट दे रखा है। तो मुझे सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का रेशो निकालना पड़ेगा। और यहाँ पर मुझे पूछा भी रखा है मोहित और रोहित का इन्वेस्टमेंट होगा कितना। भाई इन्वेस्टमेंट कैसे निकालोगे? इन्वेस्टमेंट के लिए आपको क्या क्या चाहिए? भाई आपको पता है ना, प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट गुना टाइम। बिल्कुल। तो अब यहाँ से इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा? जब मैं प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड करूंगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट तो दे ही नहीं रखा, सीधे सीधे केवल टाइम ही दे रखा है। तो जो पता है सबसे पहले आप वही यूज करो, है ना। जैसे यहाँ पे मोहित है, रोहित है और आयुष है, अपने पास 3 बंदे हैं। तीनों का टाइम का रेशो दे रखा है, मुझे यहाँ पे प्रॉफिट निकालना है। जब मैं प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड करूंगा तब जाके मेरे पास आएगा इन्वेस्टमेंट का रेशो, और उसी की वैल्यू मुझे यहाँ पे फाइंड करनी है कि जो मोहित है और रोहित है वो कितना इन्वेस्ट करते हैं, है ना। पहले तो आप ध्यान ध्यान से देखो, अपना केवल एकदम फोकस करके देखो कैसे इस सवाल को मैं करता हूँ। जैसे टाइम का रेशो तो दे रखा है, मोहित जो है वो अपना मनी 5 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है। तो टाइम तो दे रखा है मोहित कितने महीने के लिए, 5 महीने के लिए। वहीं जो है रोहित वो कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए। तो मोहित के टाइम का रेशो दे रखा है 4 यूनिट। और आयुष के टाइम का रेशो कितना दे रखा है, 10 यूनिट। तो यहाँ से 5:4:10, ये तो इनके टाइम का रेशो आ गया। लेकिन मुझे पता ही नहीं है इन्होंने प्रॉफिट कितना किया, इनका प्रॉफिट का रेशो क्या है। बस साफ सीधी मेरे से फ्रैक्शन में दे रखा है कि जो भी टोटल प्रॉफिट होगा उसका 1/16 अपने मोहित को मिलेगा, उसका 1/3 अपने रोहित को मिलेगा, और फिर बाकी का बच जाएगा वो आयुष को मिलेगा। लेकिन आयुष का इन्वेस्टमेंट का रेशो दे रखा है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दे रखी है। तो मुझे यहाँ से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मुझे इसका तो दे नहीं रखा प्रॉफिट का रेशो, लेकिन केवल मोहित का दे रखा है, रोहित का दे रखा है। मोहित का दे रखा है क्या, टोटल अगर प्रॉफिट होगा तो उसका 1/16 मोहित को मिलेगा और टोटल प्रॉफिट का 1/3 रोहित को मिलेगा। बाकी भाड़ में जाए आयुष, इसको कुछ पता ही नहीं दे रखा। तो यहाँ से हमें निकालना पड़ेगा भाई टोटल प्रॉफिट जो भी होगा, है ना। मान के चलो टोटल प्रॉफिट जो भी होगा उसका 1/16 अपने मोहित भाई को मिलेगा, उसका 1/3 अपने रोहित भाई को मिलेगा, फिर जो बाकी का बच जाएगा वो अपने आयुष भाई को मिलेगा। तो मैं मान के चलता हूँ मुझे टोटल प्रॉफिट का 1/16 भी करना है, 1/3 भी करना है। तो टोटल प्रॉफिट में इन दोनों का एलसीएम ले लूंगा 48। इसका मतलब अगर मेरे पास टोटल प्रॉफिट 48 है ना, तो उसका 1/16 अगर मैं इसको करूंगा तो 3 यूनिट। इसका मतलब मोहित के प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा, 3 यूनिट आ जाएगा। और उसका 1/3, टोटल प्रॉफिट अपने पास 48 है, उसका 1/3 करूँ तो 16 आ जाएगा। 16 किसका रेशो हो जाएगा, रोहित के प्रॉफिट का रेशो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, 16 आएगा, रोहित नहीं, यहाँ पे 16 आएगा। ठीक है, और फिर आयुष के रेशो क्या होगा भाई, जो बाकी का बच गया। टोटल प्रॉफिट अपने पास 48 है, उसमें से 16 यूनिट किसको मिल गया, 16 यूनिट रोहित को मिल गया, 3 यूनिट मोहित को मिल गया। 16 3 19, तो बाकी का बचा वो आयुष को मिलना चाहिए। तो अगर मैं 48 में से 19 घटा दूं कितना बचेगा भाई, 48 में से मैं 20 घटाता तो मुझे 28 मिलता, लेकिन मुझे तो 19 घटाना, तो एक और जोड़ दो मतलब 29 यूनिट। तो 29 यूनिट बच गया यहाँ से। तो वो मेरे को आयुष को मिल जाएगा, आयुष के प्रॉफिट का रेशो आ गया। तो यहाँ से मैंने तीनों का रेशो का प्रॉफिट का रेशो भी निकाल लिया, 3:16:29। लेकिन अभी भी मेरी बात बनी नहीं, मुझे तो इन्वेस्टमेंट निकालना है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी दे रखी है यहाँ पे। तो मुझे सबसे पहले इन्वेस्टमेंट निकालना है, फिर वहाँ से आयुष की वैल्यू मिल जाएगी मुझे। जो भी रेशो में आएगा आयुष कितना इन्वेस्ट करता है उसकी वैल्यू मिल जाएगी, फिर वहाँ से मैं रियल वैल्यू निकाल लूंगा मोहित और रोहित कितना इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं
भाई मुझे प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके मेरे पास इन्वेस्टमेंट आएगा। इसका मतलब ये जो 3 को 5 से, 16 को 4 से और 29 को 10 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। भाई ये तो ऐसे ही कट जाएगा, ये तो 4 से 4 जा जाएगा, तो यहाँ पे कुछ बचेगा नहीं, यहाँ पे 1 बचेगा। अब मुझे इसको डिवाइड कैसे करते थे, मुझे 3 का 1/5 करना है, 4 का 1/1 करना है और 29 का 1/10 भी करना है। मुझे 1/5 भी करना है, 1/10 भी करना है, तो इन दोनों का एलसीएम लेके मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा। 5 और 10 का एलसीएम 10। तो जब मैं इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मैं डिवाइड ही कर रहा हूँ, 5 से ये जाएगा 2 बार में, 2 की 3 से मल्टीप्लाई करो 6। तो मोहित के इन्वेस्टमेंट का रेशो क्या आ जाएगा, 6 यूनिट। ऐसे ही 1 से अगर आप 10 को डिवाइड करोगे 10 आएगा, 10 की 4 से मल्टीप्लाई करो 40। इसका मतलब रोहित की इन्वेस्टमेंट का रेशो क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। और यहाँ से अगर मैं 10 से 10 को डिवाइड करूँ 1, इसका मतलब अपने आयुष भाई के इन्वेस्टमेंट का रेशो क्या आ जाएगा, 29 आ जाएगा। और सवाल में यही वैल्यू दे रखी है कि जो आयुष है वो इन्वेस्ट करता है 1537। आयुष इन्वेस्ट कितना करता है, 29 यूनिट। तो इसी 29 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 1537। और मुझे क्या पूछा है, मुझे पूछा है मोहित और रेशो का रिस्पेक्टिवली इन्वेस्टमेंट कितना था। भाई इसका 6 यूनिट था, इसका 40 यूनिट था। क्या हम ऑप्शन से कर सकते हैं। भाई ये 6 यूनिट का मतलब पता है, वो 6 से भी कटना चाहिए, 6 से कटना चाहिए मतलब 2 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए। क्या 2 और 3 से, देखो यूनिट डिजिट या फिर डिजिटल सम लगा के हम कर सकते हैं क्या। भाई 3 का पहला वाला जो होना चाहिए ना, पहला वाला मोहित का दे रखा है और दूसरा वाला किसका दे रखा है, रोहित का दे रखा है। इसका मतलब पहला वाला 2 का मल्टीपल भी होना चाहिए, 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए। ये तो देखो 2 का मल्टीपल नहीं है, 2 का मल्टीपल होने के लिए उसकी जो लास्ट डिजिट है वो 2 से कटना चाहिए, तो 2 का मल्टीपल नहीं है। अब ये सारे 2 के मल्टीपल है, मैं 3 का मल्टीपल भी चेक कर सकता हूँ। 3 का मल्टीपल अगर उसके डिजिटल का सम 3 से कट रहा है तो वो 3 का मल्टीपल है। देखो पहले को चेक करूँ, 6 2 8 3 11। क्या 11 3 से कटता है, नहीं। तो ये भी अपना मोहित का क्या नहीं होगा, ये इन्वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि जो मोहित का इन्वेस्टमेंट होगा वो 6 यूनिट की वैल्यू होगी। 6 यूनिट का मतलब 6 का मल्टीपल, 6 का मल्टीपल मतलब 2 का मल्टीपल और 3 का मल्टीपल। ये 2 का मल्टीपल भी तो है लेकिन 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ये गलत और ये ऑप्शन सी भी गलत। अगर मैं इसको चेक करूँ, 8 9 और 3 12, 12 तो 3 का मल्टीपल है, तो ये वाला मेरा सही हो सकता है। इसको चेक करूँ, 6 5 11, 11 और 2 13, 13 भी 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ये वाला भी मेरा यहाँ से गलत हो गया। केवल एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोहित और रोहित का फिर यही, जब एक ये भी सही है और सारे गलत है तो यही वाला मेरा पूरा ऑप्शन सही होगा। अब अगर आपको करना है तो कर लो। भाई 29 का ये कितना गुना है, देखो 29 का 5 गुना है, बिल्कुल 29 का 5 गुना है, क्योंकि 20 पंजे 100, 9 5 45, तो 29 का ये 5 गुना है, बिल्कुल 5 गुना कर दूंगा तो 145 आएगा। 5 3 8 7 मतलब 87, 29 दिया 87 होता है, इसका मतलब 53 गुना है ये। तो मुझे 6 का भी 53 गुना करना पड़ेगा, किसका, मोहित का इन्वेस्टमेंट का वैल्यू फाइंड करने के लिए, और रोहित के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे 40 का 53 गुना करना पड़ेगा। तो जब मैं इसका 53 गुना करूंगा, 6 5 जो 30, 6 3 18 मतलब 318 आ गया इसका। और देखो 318 ही आ रहा है ऑप्शन वाले ए में, तो केवल एक ही में मेरा 318 मैच हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर बी ही इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। लेकिन आपको वैल्यू फाइंड करने की जरूरत ही नहीं थी, आप इसको सीधा डायरेक्टली भी कर सकते थे 6 का मल्टीपल फाइंड करके। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा किस तरीके से हमने यहाँ पे इस सवाल को अंजाम दिया। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है अपना। ए बी इन्वेस्ट इन अ बिजनेस इन द रेशो 3:7। द बिजनेस मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 60,000 इन 1 ईयर। दे डिसाइडेड टू री इन्वेस्ट 40% ऑफ द प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूट द रिमेनिंग प्रॉफिट। हाउ मच विल ए गेट इन रुपीज़। बहुत ही अच्छा सवाल है, यहाँ से हमने थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करी गई है टाइप को। भाई जो ए है और बी है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं 3:7 के रेशो, मतलब अगर ए 3 यूनिट इन्वेस्ट करता है तो वहीं पे बी जो है वो 7 यूनिट इन्वेस्ट करेगा। और उन जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट करा, उनका बिजनेस अच्छा खासा चलने लगा, तो बिजनेस में प्रॉफिट कितना हुआ, 60,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, टोटल प्रॉफिट 60,000 रुपये का हुआ। लेकिन उन्होंने अपने बिजनेस को और उन्हें बढ़ाना है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम इसका जो जो हमें टोटल प्रॉफिट हुआ है, जो टोटल प्रॉफिट हुआ है उसका 40% तो हम फिर से उसी में इन्वेस्ट कर देंगे। फिर जो बाकी का रिमेनिंग प्रॉफिट है उसको हम अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसने जितना इन्वेस्ट किया, जितने जितने समय के लिए इन्वेस्ट किया, उसको उसी रेशो में उसका प्रॉफिट डिवाइड होगा। तो उन्होंने टोटल प्रॉफिट जो कि 60,000 था उसका 40% तो उन्होंने फिर से बिजनेस में लगा दिया। इसका मतलब जो अब वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो प्रॉफिट उनके बीच में बटेगा, वो केवल जो टोटल प्रॉफिट है उसका 60% का बटेगा। और बटेगा किस रेशो में, 3:7 में। और मुझे क्या पूछा है, मुझे पूछा ए का कितना प्रॉफिट होगा। भाई ए का प्रॉफिट सबसे पहले तो देखो टोटल प्रॉफिट कितना था, टोटल प्रॉफिट था 60,000। अब 60,000 टोटल 100% तो प्रॉफिट बटेगा नहीं, क्योंकि 40% उन्होंने फिर से री इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस में, 40% तो बचा 60%। इसका मतलब 60,000 का केवल 60%, 60% मतलब 3/5, तो केवल 60% ही इसका डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रॉफिट इस रेशो में, इस रेशो में। अब मुझे ए की वैल्यू बतानी है, ए का वैल्यू कितना है, 3 यूनिट। और टोटल कितना, टोटल कितना मतलब टोटल में से 3 यूनिट मिलेगा ए को और उसमें से 7 यूनिट मिलेगा 10। टोटल कितना है 10, तो 10 अगर
टोटल अगर इसके 10 हिस्से होंगे, जो अपना यहाँ पे ये 60,000 का 60% है, तो उसमें से 3 यूनिट किसको मिलेगा, अपने ए वाले को, और बाकी का 7 यूनिट बी वाले को मिलेगा। तो टोटल में से अगर इसको इसको मिल जाएगा तो ए की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगी। तो आप ऐसे ही फाइंड कर लिया करो, टोटल मुझे 3 यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि मुझे ए कितना उसको पैसे मिलेंगे, ए को कितना प्रॉफिट मिलेगा वो बताना है। तो यहाँ से देखो जो भी कट रहा है काट लो, या फिर मैं 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकता हूँ भाई। देखो ये जो है 0 से 0 कट ही जाएगा, 5 से ये कट ही जाएगा, 5 से जाएगा ये 1200 बार में, तो मतलब कुछ भी नहीं बचा। अब ये 9 है, 9 का मल्टीपल आप वैसे भी चेक कर सकते हो, तो ऐसे भी कर लो, 12 निम्न 108, मतलब 108 और डबल जीरो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे, 8 और 1 9, ये तो 9 से कटेगा ही, 5 2 4, 5 2 7 2 9, ये भी कट रहा है, तो आप 9 का मल्टीपल नहीं चेक कर सकते, क्योंकि एक ऑप्शन से ज़्यादा वहाँ पे मैच कर रहे हैं। ये वाला तो 9 का मल्टीपल ऐसे नहीं है, 4 2 6 और 6 5 11 12, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है, तो ये दोनों का दो है 9 के मल्टीपल, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो 9 का मल्टीपल से आप नहीं कर सकते, क्योंकि दो ऑप्शन में आप फंस जाओगे, तो फिर आपको पूरा मल्टीप्लाई यहाँ पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे 12 में 108 और डबल जीरो एज इट इज़, तो यहाँ पे 10,800 अपने ए वाले को मिलेगा, और बाकी का 7 यूनिट किसको मिलेगा, बाकी का 7 यूनिट बी को मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हालांकि ऐसा क्वेश्चन अभी आगे आपको एक और मिलेगा। अब जैसे इस सवाल को देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 अपना यहाँ पे क्या कह रहा है, ए बी एंड सी इन्वेस्टेड देयर कैपिटल इन द रेशो 2:3:5। ये उनके इन्वेस्टमेंट का रेशो दे रखा है 2:3:5। द रेशो ऑफ द मंथ फॉर विच दे इन्वेस्टेड इज 4:2:3। मतलब ये टाइम का रेशो दे रखा है कि कितने महीनों के लिए उन्होंने इन्वेस्ट किया, उसका रेशो दे रखा है। अगर सी का जो प्रॉफिट है वो 1,47,000 ज़्यादा है ए से, तो व्हाट इज द शेयर ऑफ बी। भाई बहुत इजी सवाल है, हालांकि उतना हार्ड भी नहीं है। भाई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का रेशो दे रखा है और टाइम का भी रेशो दे रखा है, जब मैं दोनों की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास प्रॉफिट का रेशो आ जाएगा, और प्रॉफिट में ही मेरे को रियल वैल्यू दे रखी है कि जो सी का प्रॉफिट है अगर वो ए से 1,47,000 ज़्यादा है, अगर मैं यहाँ पे रेशो में निकाल के जितना यूनिट ज़्यादा होगा उसका मल्टीपल होगा 1,47,000, फिर वहाँ से बी का मल्टीपल भी मैं चेक कर सकता हूँ। जैसे कैसे करेंगे भाई, यहाँ से इन्वेस्टमेंट का रेशो कितना दे रखा है, इन्वेस्टमेंट का रेशो ये पहला वाला 2:3:5 दे रखा है। ठीक है, और मुझे टाइम का रेशो भी दे रखा है, जब मैं इन्वेस्टमेंट की टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे पास प्रॉफिट का रेशो आ जाएगा। तो टाइम का रेशो दे रखा है 4:2:3। अब ये रिस्पेक्टिव है, ये पहले वाला ए का है, ये बी का है, ये सी का है। तो अगर ए ने 2 इन्वेस्ट किया 2 यूनिट और 4 महीने के लिए, तो उसका प्रॉफिट किस रेशो में आएगा, 4 दूनी 8 रेशो में। ऐसे ही दूसरे वाले का मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, उसने 2 महीने के लिए इन्वेस्ट किया था, मतलब इस रेशो में इन्वेस्ट किया था 2 रेशो में, और तीसरे वाले ने 3 रेशो में इन्वेस्ट किया था, तो उसके इन्वेस्टमेंट से मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये आ गया उनके प्रॉफिट का रेशो। तो यहाँ से ये 8 8 और ये 6 और ये 5 से 15, तो ये आ गया उनके प्रॉफिट का रेशो। सवाल में क्या बोला है, अगर सी जो है उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो 1,47,000 ज़्यादा है ए से, सी का प्रॉफिट 15 यूनिट है और 8 यूनिट, मतलब ये पहले वाला तो ए का है, दूसरा वाला बी का है, ये सी का है। सी का जो यहाँ पे सवाल में बोला है, जो सी का प्रॉफिट है वो 1,47,000 ज़्यादा ए से ज़्यादा कितना है यहाँ पे रेशो में, 7 यूनिट है। इसका मतलब 7 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 1,47,000, और मुझे सवाल में पूछा है बी की वैल्यू मतलब 6 की वैल्यू मुझे पूछी है। देखो 7 का ये कितना गुना है, 7 का ये 21,000 गुना है, बिल्कुल 7 2 14 और 7 1 7, तो 21,000 गुना, तो मैं 6 का भी 21,000 गुना कर दूंगा, मतलब 21 6 126, तो 126,000 ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। मैंने बिल्कुल ईजी तरीके से फॉर्मूला को बार बार रिपीट कर करके आपको समझाने की पूरी कोशिश करी है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, बिजनेसमैन ए एंड बी इन्वेस्ट इन अ बिजनेस इन द रेशो 5:8। दो बिजनेसमैन है ए और बी जो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं 5:8 के फॉर्म में। दे रे इन्वेस्ट 30% ऑफ द प्रॉफिट बैक इनटू द बिजनेस, मतलब जो भी उनको प्रॉफिट होता है उसका 30% वो फिर से इन्वेस्ट कर देते हैं, मतलब और वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं द रिमेनिंग प्रॉफिट। भाई जब वो 30% फिर से री इन्वेस्ट कर देते हैं तो बाकी का 70% ही वो अपने प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिस हिसाब से उनका इन्वेस्टमेंट होगा उसी के रेशो में। अगर ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट 87,500 है तो मुझे फाइंड करना है टोटल प्रॉफिट मेड बाय द बिजनेसमैन। यहाँ पे सवाल समझ में आया आपको, भाई टोटल ए और बी है जो इन्वेस्ट करते हैं 5:8 में, अब जो भी उनके पास प्रॉफिट हुआ उसका 30% तो उन्होंने फिर से बिजनेस में लगा दिया, तो टोटल 70% है। अब 70% का जो भी ए का शेयर है वो इतना है, जो भी प्रॉफिट का शेयर है, जो कि इस रेशो में डिवाइड होगा। टाइम तो यहाँ पे दे नहीं रखा, टाइम इसका मतलब दोनों के लिए कॉन्स्टेंट है, तो टाइम की यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशो होगा वही टोटल टाइम का रेशो होगा, टोटल प्रॉफिट का रेशो आएगा। समझ में आया, तो जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का रेशो है 5:8, तो टोटल में से 5 यूनिट अपने ए को मिलेगा और ए की वैल्यू यही दे रखी है।
तो देखो करते हैं भाई। टोटल अगर टोटल सपोज प्रॉफिट 100% रहा होगा तो उसका केवल 70% मिल रहा है। भाई टोटल प्रॉफिट में मान के चलता हूँ, चलो एक्स मान के चलता हूँ, टोटल प्रॉफिट ही मुझे यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड द टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट में मान के चलता हूँ एक्स, और मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब एक्स का 30% तो उन्होंने फिर से बिजनेस में लगा दिया, तो केवल 70% पे ही अब अपना डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो जो भी टोटल प्रॉफिट होगा उसका 70%, 70% मतलब 7/10। तो उसका 7/10 करूंगा, उसमें से अब मेरा यहाँ पे सारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब ए का प्रॉफिट दे रखा है कि ए को कितना प्रॉफिट मिला है। ए को प्रॉफिट आखिर मिलेगा कितना, इन्वेस्टमेंट के रेशो में। अगर ए ने 5 यूनिट इन्वेस्ट किया था तो बी ने 8 यूनिट इन्वेस्ट किया था। अगर टोटल प्रॉफिट मतलब इन्वेस्टमेंट के रेशो में यहाँ पे प्रॉफिट आएगा ना, टोटल प्रॉफिट अगर 13 यूनिट होगा तो उसमें से केवल 5 हिस्सा ए को मिलेगा। तो इसका अगर मैं 5/13 करूँ तो मुझे ए की वैल्यू पता चल जाएगी। और ए की वैल्यू दे कितने दे रखी है, ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना दे रखा है, 87,500। तो 87,500 ये मेरे पास आ गया, और ये मैंने रख दिया सवाल के हिसाब से। अब यहाँ से मुझे एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि मुझे क्या बताया था, जो कि मुझे क्या बताएगा टोटल प्रॉफिट कितना हुआ। अब देखो जो कुछ कट रहा है काट दो, है ना, जो भी कुछ कट रहा है काट दो, या फिर ऐसे ही कर लो। 7 5 जा 35, 35 से अगर मैं इसको काटना चाहूँ, 35 2 जा 70, 17 बचा, और यहाँ पे 5, 175, 5 बार में चल जाएगा, 35 5 175, और ये 00 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है। 13 की अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ भाई, भाई ये सारे उठ के यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ कितनी जाएगी, 2500, और गुना 13 गुना 10। लास्ट में तो देखो 1000 ही आने वाला है, ये लास्ट में तो 1000 आने वाला है, तो लास्ट में तो 1000 तीनों में दे रखा है। और यूनिट डिजिट कितना आएगा, 5 3 15, तो लास्ट में 5 आने वाला है। ये 4 जीरो नहीं आएगा तो ऑप्शन बी गलत हो गया। यहाँ पे लास्ट में 7 नहीं आने वाला, 5 आने वाला, ऑप्शन ए भी गलत हो गया। अब यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं भाई, 25 की अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ 250 से, और 25 की फिर से 3 से मल्टीप्लाई करूँ, मतलब फिर मैंने 13 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 250 और 25 दिया 75, और मतलब इसका मतलब 325। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 325,000 मतलब 3,25,000 एक्स की वैल्यू आ जाएगी, जो कि उनका टोटल प्रॉफिट हुआ। 30% भी उसी में इंक्लूडेड है, तो उनका टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 3,25,000। ठीक है। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर वो सवाल ये देके पूछता कि उन्होंने 30% सपोज वहाँ पे क्या कर दिया, 30% उन्होंने वो कर दिया, फिर से री इन्वेस्ट कर दिया, तो उस 30% की वैल्यू बताओ, आप क्या बताओगे भाई। यहाँ पे टोटल प्रॉफिट सपोज मैंने मान लिया एक्स है, तो उसका फिर आप इस बार 3/10 निकालते, लेकिन आपको इस प्रोसेस से गुजरना ही पड़ता, क्योंकि यहाँ पे ए का प्रॉफिट दे रखा है, और ए का प्रॉफिट आएगा कहाँ से, वो ए का प्रॉफिट आएगा टोटल प्रॉफिट के 70% में से। तो यहाँ से अब मेरे पास पूरी वैल्यू आ गई, एक्स की पूरी वैल्यू आ गई, जो कि 3,75,000 और 3,25,000। अब इसका मैं 30% फाइंड करता, मतलब 3/10, और यहाँ से मुझे मिल जाएगा 975, और ये एक जीरो से कट जाएगा, तो 975 और 00, तो ये आ जाएगा वो टोटल अमाउंट जो कि उन्होंने फिर से री इन्वेस्ट कर दिया अपने बिजनेस में। ठीक है। तो आया समझ में। तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आएगा, दोनों चीज़ मैंने आपको बता दी। अगर वहाँ पे फिर से प्रॉफिट पूछ लेता 30% कि उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया, या फिर कितना टोटल प्रॉफिट था, तो वो भी आप बता सकते हो। ठीक है। अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 थे अपना। A and B invest in a business in the ratio 2:5 if 50% of the total profit is given to the charity। सवाल वही है, यहाँ पे री इन्वेस्ट की जगह चैरिटी में बोल दिया गया है। इफ एंड ए शेयर इज 3.6 लाख एंड देन फाइंड द टोटल प्रॉफिट। बिल्कुल सेम सवाल है जो अभी हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 किया था, बिल्कुल वही सेम सवाल है, बस यहाँ पे री इन्वेस्ट की जगह चैरिटी बोल दिया गया है। भाई ए और बी है, दोनों जो है इस रेशो में इन्वेस्ट करते हैं। देखो एक बात यहाँ पर भी ध्यान दोगे, टाइम तो दे नहीं रखा, इसका मतलब दोनों के लिए जो टाइम है वो सेम है, तो रेशो लेंगे तो कट जाएगा, तो टाइम कट जाएगा, तो जब जो इन्वेस्टमेंट का रेशो होगा वही उनके प्रॉफिट का रेशो होगा। तो वो इन्वेस्ट किस रेशो में कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं 2:5 में, और जो टोटल प्रॉफिट आएगा उसका 50% तो वो दान में दे दे रहे हैं। तो अब जो भी प्रॉफिट बटेगा, जो भी देखो 50% जब वो चैरिटी में देते रहे हैं, तो जो 50% प्रॉफिट का होगा, अब उसके हिसाब से उसमें से डिस्ट्रीब्यूट होगा जो भी इनके इन्वेस्टमेंट का रेशो होगा। समझ में आ रही है ना बात। तो जो भी मैं मान के चलता हूँ टोटल प्रॉफिट एक्स मान के चलता हूँ, और वही मेरे से सवाल में पूछा है फाइंड द टोटल प्रॉफिट, तो मैं मान के चलता हूँ एक्स है टोटल प्रॉफिट, और मुझे ऐसी एक्स की वैल्यू बतानी है। और एक्स का जो भी 50% है वो तो उन्होंने चैरिटी दे दिया, इसका मतलब जो भी 50% बचेगा केवल उसमें से इनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके इन्वेस्टमेंट के रेशो में। तो वहाँ से मुझे पता चलेगा इनको कितना कितना मिला है, और ए की वैल्यू दे रखी तो मैं पता कर लूँगा बी को कितना मिला, या फिर टोटल प्रॉफिट कितना मिला है। भाई एक्स का टोटल 50% में से इनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, तो टोटल ये हो गया।
ए का वैल्यू दे रखा है, ए का 3.6, इसका मतलब टोटल अगर ए ने 2:5, ए और बी ने 2:5 में इन्वेस्ट किया तो ए को मिलना कितना चाहिए। अगर यहाँ से इसी रेशो में आएगा प्रॉफिट भी, तो अगर टोटल प्रॉफिट इस इन्वेस्टमेंट में ये अगर इन्वेस्टमेंट का रेशो है तो यही अपना प्रॉफिट का भी रेशो होगा, दोनों को मैं प्लस कर दूंगा। अगर टोटल प्रॉफिट 7 यूनिट है तो उसमें से ए को कितना मिलना चाहिए, 2 यूनिट, क्योंकि टोटल प्रॉफिट अगर 7 यूनिट है तो उसमें से 2 ए को मिलना है, क्योंकि 2 की वैल्यू फाइंड करनी है ना, 2 की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे। इसका मतलब टोटल प्रॉफिट का अगर 7 यूनिट टोटल प्रॉफिट है तो उसमें से केवल 2 यूनिट अपने ए को मिलना चाहिए, और इसी की वैल्यू दे रखी है सवाल में 3.6 लाख। और मुझे पूछा टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ से मुझे मिल जाएगी। भाई 2 से कट ही जाएगा, अगर ये 7 के उधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, 7 3 21 और 7 6 42, तो 21 और 4.2 मतलब 25.2, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 25.2, मतलब 25.2 मतलब 25.2 लाख। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मतलब टोटल प्रॉफिट हुआ कितना था, 25.2 लाख। ठीक है, तो इसी के साथ आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है अपना। ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 13,750, 16,250 एंड 18,750 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इफ बी शेयर ऑफ द प्रॉफिट अर्न बाय देम इज 5,200, देन व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट अर्न बाय देम टुगेदर। बिल्कुल सेम से पहले यहाँ पर भी टाइम दे ही नहीं रखा, तो इसका मतलब तीनों के लिए टाइम कांस्टेंट है, तो टाइम काट दो, तीनों का टाइम सेम कैंसिल हो जाएगा रेशो में लेंगे तो। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का रेशो दे रखा है, एक का प्रॉफिट दे रखा है, तो मैं और सबका प्रॉफिट मुझे फाइंड कर रखा है कि टोटल प्रॉफिट कितना आएगा, तो टोटल प्रॉफिट यहाँ से मैं फाइंड कर सकता हूँ इसलिए। भाई जब टाइम दे ही नहीं रखा तो जो उनकी इन्वेस्टमेंट का रेशो होगा वही उनके प्रॉफिट का रेशो होगा, तो यहाँ से इन्वेस्टमेंट का रेशो कितना आएगा। भाई इन्वेस्टमेंट का रेशो दे रखा है, जो ए है वो 13,000 यहीं से ले लेते हैं, यहाँ से देखो जीरो से जीरो कट ही जाएगा, इन तीनों का रेशो लूंगा तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट का रेशो आ जाएगा। अब ये कटेगा किससे, 125 से कट रहा है, क्योंकि लास्ट में देखो 75, लास्ट में लास्ट के जो 3 डिजिट है ना, अगर 125 से कटेंगे तो पूरा नंबर भी 125 से कटेगा, 125 से कटेगा एक बार में 125, और यहाँ पे कितना बचेगा, और यहाँ पे कितना, एक बार में 125 अगर मैं यहाँ पे काटूँ तो यहाँ पर 1 2 और 5, मतलब फिर से 125 से बचेगा, तो 125 से एक बार और, मतलब 11 रेशो आ गया मेरे पहले वाले का। ये कटेगा 125 से, 125 से कम 125, फिर यहाँ पर कितना बचेगा बताओ, 125, यहाँ पे 62 बचा। अगर मैं इसमें से 125 माइनस करूँ, मतलब 12 में से 7 गया, और यहाँ पे 5 में से 2 गया, मतलब 375, और 125 से 375 कितने बार में जाएगा, 3 बार में, तो यहाँ से ये 11:13। मैं आपके सामने पूरा करके दिखा रहा हूँ, वरना मैं डायरेक्टली कर देता, लेकिन आपके सामने करके दिखा रहा हूँ ताकि आप ये भी देखो कि किस तरीके से सोचता हूँ मैं, किस तरीके से आपको सोचना है जब आप इस तरीके से कैलकुलेशन करो तो। अब 1875 को काटना बहुत आसान है मेरे लिए, अगर 125 से अगर मैं इसको काटूँ, 125 से 125, फिर कितना बचेगा, 650, 650 नहीं बचेगा, 125 अगर मैं इसको 125 से काटूँ तो यहाँ से, हाँ, तो यहाँ पे 625 बचेगा, तो 625, 125 का 5 गुना 625, तो यहाँ से 15 आ गया, तो 11:13:15 आ जाएगा इसका इन्वेस्टमेंट का रेशो। अगर बी का यही जो इन्वेस्टमेंट का रेशो होगा वही मेरे प्रॉफिट का भी रेशो होगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम दे नहीं रखा, तो जो प्रॉफिट का रेशो होगा वही इन्वेस्टमेंट का रेशो होगा। अगर इन्वेस्टमेंट का रेशो ये है और सवाल में दे रखा है कि जो बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो 5200 है, मतलब इसकी वैल्यू दे रखी है, 13 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 5200, कितना गुना है ये, 13 4 52, मतलब 400 गुना है। और मुझसे क्या पूछा है, व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट अर्न बाय देम। टोटल प्रॉफिट मतलब ये टोटल प्रॉफिट जब मैं इसको सम कर लूँगा तो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। टोटल प्रॉफिट आएगा कितना भाई, 15 और ये कितना 13, 28, 28 29 39, मतलब 39 अपना टोटल प्रॉफिट है, 39 यूनिट, उसका मैं 400 गुना कर दूंगा तो मेरे पास पता चल जाएगा टोटल प्रॉफिट कितना है। एक बात और, यहाँ पे आप ऑप्शन से भी कर सकते हो भाई, जो टोटल प्रॉफिट आएगा इन सब का प्लस करके फिर उसका मुझे 400 गुना करना पड़ेगा, तो मैं 400 का मल्टीपल फाइंड कर लूँ। देखो 400 से जब मैं यहाँ पे सबको डिवाइड करूँगा तो 400 से जो ऑप्शन कट जाएगा बिल्कुल पूरी तरीके से, वही मेरा 400 का मल्टीपल होगा। अगर मैं सबको यहाँ पे 400 से काटूँ तो डबल जीरो से तो सबके ऑप्शन कट जाने चाहिए, इसका मतलब मैं 4 का मल्टीपल फाइंड कर लूँ। 4 का मल्टीपल कैसे फाइंड करते हैं, उसकी लास्ट की जो दो डिजिट होती है वो 4 से कटनी चाहिए। क्या ये 75 कट रहा है, बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी अपना 400 का मल्टीपल नहीं होगा। भाई ये जो आएगा ऑप्शन ये सारे 39 गुना 400 ही तो है, 400 का मल्टीपल होना चाहिए। 400 का मल्टीपल मतलब 2 जीरो से मैंने 2 जीरो सबके काट लिए, मैं केवल 4 का मल्टीपल चेक कर लूँगा। 4 का मल्टीपल में लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए, 82 भी नहीं करता और यहाँ पे 66 भी नहीं करता, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत, केवल एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लास्ट का जो 2 डिजिट है वो 4 से कटता है, 14 4 जा 56, तो केवल एक ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो आप ये कर लो भाई, 39 गुना 400 करना है, 39 गुना 400 मत करो, 40 माइनस 1 गुना 400 करो,
तो जब मैं भाई 39 को मैंने 40 - 1 मान लिया। अब इस ये करना मेरे लिए बहुत आसान है। 4 4 जा 16 मतलब 16,000। 16,000 में से मैं 400 घटा दूंगा, मतलब 15,600। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, ये सवाल हमने पहले कर रखा है, ठीक है, शायद पहले वाली क्लास में हमने किया था ऐसा सवाल। कोई नहीं, रिपोर्ट हो गया तो यहाँ पे फिर से समझो, रिपीट हो गया तो अब यहाँ पे आई होप आपको ये सवाल समझ में आ ही गया होगा। 15,600 इसका कैसे आंसर आया और किस तरीके से, क्या हमें सवाल में बोला है और किस तरीके से हमने यहाँ पे इस सवाल को फाइंड किया है, सॉल्व किया है। अब जैसे इस सवाल में देखो, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा यहाँ पे क्या बोला है, ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 55,000, 65,000 एंड 75,000 रिस्पेक्टिवली। ए इज अ वर्किंग पार्टनर एंड गेट्स 20% ऑफ द टोटल प्रॉफिट। ए जो है वो वर्किंग पार्टनर है, और मैंने आपको बताया था जब मैंने पहली क्लास बताई थी, वहाँ पे आपको बेसिक दिया था कि वर्किंग पार्टनर दो तरीके के पार्टनर होते हैं, एक होता है वर्किंग पार्टनर, एक होता है स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर वो होता है जो केवल इन्वेस्टमेंट करता है, साथ में वो काम नहीं करता टीम के। लेकिन वर्किंग पार्टनर थोड़ा सा ज़्यादा ही मेहनत करता है, वो इन्वेस्टमेंट तो करता ही करता है, पैसे तो लगाता ही लगाता है बिजनेस में, लेकिन वो खुद का समय भी देता है। वो खुद भी आके डेली ऑफिस आता है 9 बजे और डेली 5 बजे छुट्टी लेके जाता है, ठीक है। मतलब 5 मिनट में उसका जितना समय मतलब वो देना चाहता है, जितना समय काम करना चाहता है। जब वो पार्टनर है तो वो मालिक है, तो उसकी मर्जी। तो वो काम भी करता है बिजनेस में और वो अपना इन्वेस्टमेंट भी करता है। तो यहाँ पे ए बी सी जो है वो अगर इस रेशो में इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें से ए जो है वर्किंग पार्टनर है, तो उसको 20% टोटल का प्रॉफिट का उसको केवल वर्क करने के लिए मिलता है। समझ में आई बात? यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग है कि अगर वो वर्किंग पार्टनर है तो उसको 20% अलग से दिया जाता है, फिर जो बाकी का रिमेनिंग प्रॉफिट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा उनके इन्वेस्टमेंट की रेशो में। बात आई समझ में? मतलब जो वर्किंग पार्टनर होता है ना, उसको थोड़ा सा ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं, ज़्यादा सैलरी दी जाती है, क्योंकि वो वर्क भी कर रहा है। इन्वेस्टमेंट की रेशो में तो उसको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ में उसको प्लस में जो वो काम कर रहा है उसको एज ए सैलरी भी दी जाएगी, और सैलरी मतलब टोटल प्रॉफिट का उसको 20% यहाँ पे मिल रहा है। और इफ़ द टोटल प्रॉफिट इज 87,750, मतलब अगर टोटल प्रॉफिट इतना है तो ए का शेयर कितना होगा। भाई ए का शेयर यहाँ से पता लगा लोगे, समझ में आएगा। पूरा सवाल आपको समझ में आएगा। एक बार और मैं बताता हूँ, अगर ए बी सी हैं, तीन बंदे हैं जिन्होंने इस इतना इतना अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, लेकिन उनमें से बी और सी वर्किंग पार्टनर ही हैं, वो स्लीपिंग पार्टनर है, वो केवल पैसा लगा रहे हैं, बिजनेस में काम नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि ए का ही बारे में बोला कि ए जो है वर्किंग पार्टनर है। तो जब ए वर्किंग पार्टनर है तो उसको 20% टोटल प्रॉफिट का मिल रहा है, केवल वर्किंग पार्टनर होने की वजह से। तो वर्किंग पार्टनर है तो उसे टोटल प्रॉफिट का 20% मिल रहा है, और फिर जो बाकी का रिमेनिंग है फिर वो उनमें तीनों में डिवाइड होगा उनके इन्वेस्टमेंट की रेशो से। इसका मतलब मुझे यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द शेयर ऑफ ए, मतलब ए को ना जो टोटल प्रॉफिट होगा उसका 20% भी मिलेगा, और जो इन्वेस्टमेंट का रेशो होगा उसके हिसाब से भी उसको पैसा मिलेगा। तो उसको 20% टोटल जो यहाँ पे प्रॉफिट होगा उसका 20% भी मिलेगा, और जो उसका इन्वेस्टमेंट का रेशो आएगा वो भी उसको मिलेगा। तो आई बात समझ में? और यहाँ से मुझे ए का ही रेशो यहाँ पे पूछ रखा है प्रॉफिट, मतलब ए का ही शेयर पूछ रखा है प्रॉफिट में। तो यहाँ पे भाई देखो क्या होगा, भाई यहाँ पर भी टाइम नहीं दे रखा है, इसका मतलब जो इन्वेस्टमेंट का रेशो होगा वही टोटल यहाँ पे प्रॉफिट का रेशो होगा। कहाँ टाइम दे रखा? कहीं हमने टाइम यहाँ पे देखा? तो कहीं भी टाइम नहीं दे रखा। तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशो होगा वही यहाँ पे प्रॉफिट का रेशो होगा। अब इन्वेस्टमेंट का रेशो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, क्योंकि इतना इतना इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है। तो मैं 5,000 से सबको काट सकता हूँ, या पहले तो 3 3 जीरो सबका उड़ा दो, रेशो ले रहे हैं ना, तो 3 जीरो सबका उड़ा लो, फिर 5 से काट लो। 5 से ये जाएगा 11 बार में, 5 से जाएगा 13 बार में, 5 से जाएगा 15 बार में। तो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशो क्या आ गया? 11:13:15, और यही इनके प्रॉफिट का भी रेशो आ जाएगा। अब बोला क्या है, अगर टोटल प्रॉफिट ये है 87,750, मतलब यही अपने प्रॉफिट का रेशो, अगर मैं इस सबका प्लस करूं जो कि आएगा कितना, 39 यूनिट आएगा। अभी हमने पिछले सवाल में भी यही वाला रेशो था, उसको हमने प्लस किया तो 39 यूनिट, मतलब 39 यूनिट की ही वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, कितना, 87,750। तो 39 यूनिट। अब इसमें से ए का प्रॉफिट कितना होगा? ए का प्रॉफिट 11 यूनिट होगा। तो ये तो रहा उसके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कि जो टोटल प्रॉफिट आएगा उसमें से 11 यूनिट ए को मिलेगा, और टोटल प्रॉफिट इतना है। इसका मतलब इसका जब मैं 11/39 करूंगा तो ए को इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। ये तो प्रॉफिट के, ये तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मिलेगा, लेकिन ए को 20% भी मिलेगा। और ये जो 20% मिलता है ना, ये उसकी इन्वेस्टमेंट की रेशो में नहीं मिलता, ये 20% मिलता है टोटल प्रॉफिट में, क्योंकि वो वर्किंग पार्टनर है तो उसे 20% जो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट हुआ 87,750। तो जो टोटल प्रॉफिट है 87,750, उसका ए को 20% तो मिलेगा ही, है ना, उसका ए को 20% तो मिलेगा ही। 20% मतलब 1/5। लेकिन एक बात आप यहाँ पे ध्यान देना, ये जो टोटल प्रॉफिट है ना, उसका केवल 11/39 नहीं करोगे। जब टोटल प्रॉफिट का ए को 20% मिल गया, तो बाकी का बचा जो 80%, उसमें से अब ये इन्वेस्टमेंट के हिसाब से डिवाइड होगा। यहाँ पे बोला गया ना, अगर ए को 20% टोटल प्रॉफिट का मिल गया, तो रिमेनिंग प्रॉफिट मतलब बाकी का 80% में से, तो मुझे ये जो टोटल प्रॉफिट है उसका 11/39
केवल उसके 11/39 का नहीं, जो टोटल प्रॉफिट है उसके 80%, 80% मतलब 4/5, उसके 4/5 का जब मैं 11/39 करूंगा उतना ए को मिलेगा उसके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या करना पड़ेगा, 87,750, उसका 80% मतलब 4/5, और फिर उसका भी जब मैं 11/39 करूंगा, क्योंकि यहाँ पे ए का रेशो पूछा है तो मैं ए का ही केवल निकालूंगा, तो ए का ये मिलेगा टोटल उसे पैसे। ठीक है, अब यहाँ से निकाल लो जो भी आ रहा है। देखो 5 से तो ये जाएगा कितने बार में, 5 से जाएगा 17 बार में, 17×5 = 85, फिर 27 बजेगा, 5 5 5 जो 25, 5 5 जो 25, तो यहाँ से आ गया 17,550, उसके 20% की वैल्यू। ठीक है, और यहाँ से मैं निकालूंगा, देखो यहाँ से भी काट लो, हैं काटो, कैसे काटोगे, हम्म, क्या कुछ कर सकते हैं, कुछ शॉर्टकट तरीका। देखो 5 या 15, ये 13 कुछ और नहीं है, या फिर 13 से ही काट लो पहले, ये कुछ और नहीं, 13 × 3 है, तो मैं 13 से ही काट लेता हूँ। 13 से जाएगा, 13×6 = 78, 13×7 = 91, और 13×5 = 65, तो ये 6,750 में गया। अब इसको मैं 15 से काट सकता हूँ, 5 या 15, भाई 13 से तो मैंने पहले ही काट दिया, क्योंकि जो 39 है वो 13 × 3 है, तो 13 से मैंने काट लिया, अब यहाँ पे 3 बच गया, तो 5 × 3 मतलब 15, 15 से मैं इसको एक बार और काट सकता हूँ, 15×4 = 60, 15×5 = 70, तो ये 450 बार कट गया। अब 450 का मुझे 4 × 11 करना है, तो अगर मैं इसके 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 1800, 1800 का जब मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँ तो 198, तो 198 और 00, तो यहाँ से आ गया। अब जब मैं इसको सम कर दूंगा तो मुझे ए का पता चल जाएगा कि ए का जो टोटल यहाँ पे शेयर है प्रॉफिट में वो कितना आएगा। तो 1 0, और यहाँ पे 5, और 8 5 13, और यहाँ पे 9 5, सही तो कर रहे हैं ना, 0 हो गया, 5 हो गया, 8 5 13, एक हासिल, 9 7 16 17, 17 और एक हासिल 3, तो 37350, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ए का टोटल प्रॉफिट में शेयर कितना आएगा, 37,350। ठीक है, तो अच्छा सवाल था यहाँ पे, क्योंकि वर्किंग पार्टनर का यहाँ पे कंसेप्ट आ गया। तो आई होप आपको ये वाला सवाल भी समझ में आया होगा, प्रीवियस ईयर में पूछा गया था ये सवाल। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 8 है अपना। A and B entered into a partnership by investing their capital in the ratio 1/4 and 5/12. ए रिसीव 4% ऑफ द एनुअल प्रॉफिट बाय प्रोवाइडिंग सर्विस टू द बिजनेस। देखो वही है, वर्किंग पार्टनर यहाँ पे बात की गई है। जो ए है वो 4% उसको मिलेगा टोटल प्रॉफिट का, टोटल एनुअल प्रॉफिट का, फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस, क्योंकि वो सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है, वो एक तरीके से वर्किंग पार्टनर है, तो उसको अलग से उसका 4% मिल रहा है। एंड रिमेनिंग प्रॉफिट डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, जो 4% काटने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचाएगा ना, फिर उसको उनकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से डिवाइड किया जाएगा। अगर बी का जो यहाँ पे आया है वो 30 लाख आया है, तो मुझे ए का बताना है। सवाल आपको समझ में आया? देखो दो बंदे हैं, जैसे ए हो गया और बी हो गया। ए जो है वो 1/4 के रेशो में 1/4 यूनिट इन्वेस्ट करता है, और बी वहीं पे 5/12 यूनिट यहाँ पे इन्वेस्ट करता है। सबसे पहले तो आप इस रेशो को सिंप्लीफाई कर लो भाई, दोनों कैल्शियम 12 है, तो 4 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा 3 बार में, और 12 से इसको डिवाइड करूँ 5 बार में, इसका मतलब 3:8, 3:5 आ गया। तो 3:5 क्या आ गया, इनके टोटल इन्वेस्टमेंट का रेशो आ गया। अब जो टोटल प्रॉफिट है उसका 4% तो ए को मिल जा रहा है, और बाकी का जो बचा 96%, 96% इस रेशो में डिवाइड किया जाएगा प्रॉफिट पाने के लिए, दोनों के बीच में प्रॉफिट डिवाइड करने के लिए। क्यों? क्योंकि 4% तो ए वर्किंग भी कर रहा है ना, ए प्रोवाइड भी कर रहा है सर्विस में, तो ये 4% तो भूल जाओ, ये 4% अपने ए को जाने वाले। और मुझे सवाल में यही पूछा है, व्हाट इज ए का शेयर, मतलब जो भी टोटल प्रॉफिट होगा उसका 4% तो ए को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो 96% बचेगा उसमें से भी इस रेशो में जब डिवाइड होगा, तो टोटल जो भी होगा, भाई टोटल अगर प्रॉफिट यहाँ पे 8 यूनिट आया, टोटल अगर प्रॉफिट 8 यूनिट आया, तो उसमें से 3 यूनिट अपने ए को मिलेगा, तो टोटल प्रॉफिट का 3/8, मतलब जो टोटल रिमेनिंग बच गया, टोटल यहाँ पे 96% बच गया, उसका 3/8 भी अपने ए को मिलेगा। तो यहाँ से ए का शेयर आ जाएगा जब मैं दोनों को प्लस कर दूंगा, क्योंकि ए को 4% उसके वर्किंग के लिए मिलेगा और इन्वेस्टमेंट के लिए मिलेगा 96% का 3/8। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमें फाइंड करना है। लेकिन आप यहाँ पे डायरेक्ट तो 3/8 कर नहीं सकते, आपको तो पहले पता करना पड़ेगा टोटल प्रॉफिट है कितना। और टोटल प्रॉफिट आपको कहाँ से मिलेगा? टोटल प्रॉफिट आपको मिलेगा ये बी की वैल्यू से, क्योंकि यहाँ पे बी का एनुअल प्रॉफिट दे रखा है 30 लाख। मतलब जो भी टोटल रिमेनिंग, भाई ए को 4% मिल चुका है 100% का, मतलब अब जो प्रॉफिट डिवाइड होगा वो 96% में डिवाइड होगा। अब इसका कितना यूनिट मिलेगा ए को, बी को क्योंकि यहाँ पे बी की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू तो ये 3/8 होगा, तो बी को कितना मिलेगा? बी को मिलेगा 5/8। इसका मतलब, या फिर ऐसे ही फाइंड कर लो, इसको छोड़ो अभी, भाई टोटल उनके जो ए और बी, इनके इन्वेस्टमेंट का रेशो इनके प्रॉफिट का रेशो होगा, क्योंकि यहाँ पे समय तो दे नहीं रखा, तो ए का इन्वेस्टमेंट का रेशो और बी का इन्वेस्टमेंट का रेशो का है 3:5।
अगर ये टोटल प्रॉफिट कितना आएगा यहाँ से, भाई ये प्रॉफिट का रेशो भी यही होगा, इन्वेस्टमेंट का भी रेशो यही होगा, तो यहाँ से टोटल प्रॉफिट कितना है 8 यूनिट, और 8 यूनिट किसका 96% का, मतलब ये 8 यूनिट जो आया ना ये टोटल 96%, टोटल जो प्रॉफिट है वो 96% है। मुझे यहाँ पे एक्चुअल प्रॉफिट तो दे नहीं रखा, लेकिन परसेंट में मैं जानता हूँ, क्योंकि ए को 4% मिल गया तो जो टोटल प्रॉफिट होगा वो 96% होगा, जो रिमेनिंग होगा। तो वही 8 यूनिट, अब ये जो 90% होगा 96%, अब ये इस रेशो में डिवाइड होगा। तो अगर मैं यहाँ से टोटल करूँ तो 8 यूनिट की वैल्यू होनी चाहिए। 8 का ये कितना गुना है 12 गुना, इसका मतलब टोटल जो 96% है उसमें से ए को कितना मिलेगा 12 ये 36 यूनिट और 12 5 60 यूनिट, तो बी को कितना मिलेगा 60 यूनिट, ए को कितना मिलेगा 36 यूनिट। अब इसी 60 यूनिट की वैल्यू जो कि प्रॉफिट आ गया मेरे पास पूरा यूनिट में, इसी 60 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 30 लाख। क्यों मुझे ये क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 60 यूनिट अब आई है ना ये टोटल 96% जो रिमेनिंग का प्रॉफिट बचा उसमें से आई है 60 यूनिट। तो अब इसी टोटल 96% में से ही मेरा जो सारा प्रॉफिट है वो डिवाइड किया जाएगा, तो उसमें से 60 यूनिट बी को मिलेगा, उसमें 36 यूनिट ए को मिलेगा, उनके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ए को 4% तो अलग से मिलेगा मिलेगा। तो टोटल इसी 60% की वैल्यू दे रखी है, 60 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 30 लाख। 30 लाख, 30 लाख मतलब कितना गुना है भाई, पाँच पाँच और जीरो ऐड कर दो 5 लाख हो जाएगा, मतलब 5 और 0 ऐड कर दो तो ये 30 लाख हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट ही जाएगा और 6 से जाएगा ये 50 बार में, है ना। 6 6 5 जो 30, 6 5 जो 30, और यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो तो मैंने पहले काट दिया, इसका मतलब 4 जीरो और लग जाएगा, तो यहाँ से ये 5 लाख हो जाएगा। इसका मतलब ये 60 का 5 लाख गुना है ये 30 लाख, 60 का 60 का हाँ 30 लाख है ना, तो 60 का 5 गुना कैसे होगा भाई, देखो ये कितना है 3 2 5 है और ये 6 है, 30 लाख हो गया। जीरो से एक जीरो कट गया, मतलब अब ये क्या हुआ, अब ये 3 लाख हुआ, तो ये केवल 50,000 में जाएगा, ठीक है। तो ये 50,000 गुना है, और मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे ए का शेयर फाइंड करना है। भाई ए को 4 यूनिट तो पहले ही मिल गया, ये 4% यहाँ पे सारे परसेंट, ये 96% 96 यूनिट के बराबर है, क्योंकि उसे 96 यूनिट में यहाँ पे डिवाइड किया है 36 और 60, तो 4 यूनिट और मिलेगा। तो ए को 36 यूनिट तो उसके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मिलेगा, लेकिन 4 यूनिट और मिलेगा, मतलब उसको टोटल 40 यूनिट मिलेगा। 4 यूनिट क्यों मिलेगा, क्योंकि वो वर्किंग भी कर रहा है, वर्किंग पार्टनर, वो अपनी सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है, तो 4 यूनिट ऐसे मिलेगा। तो टोटल उसे 40 यूनिट मिलेगा, तो 40 यूनिट का भी आप 50,000 गुना कर दो, मतलब 20 लाख। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 4 5 जो 20, और यहाँ पे 5 जीरो और जुड़ जाएंगे, 4 5 जो 20 लाख, इसका मतलब ए का टोटल शेयर कितना आएगा 20 लाख। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आएगा, यहाँ पर भी आपका वर्किंग पार्टनर का कंसेप्ट अप्लाइड होगा। ठीक है, तो आई होप आपको टोटल सवाल यहाँ पे जो भी मैंने यहाँ पे आपको बताया वो पूरा समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या कह रहा है अपना, क्वेश्चन नंबर 9। सवाल में बोला है एक्स एंड वाई स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 1,71,000 एंड 2,43,000 रिस्पेक्टिवली। इफ एक्स शेयर ऑफ प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर इज 3800, देन व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट अर्न बाय देम। बहुत इजी सवाल है, हालांकि ये सवाल पहले आना चाहिए था लेकिन अब भी आ गया तो ठीक है। भाई यहाँ पे देखो दोनों के लिए टाइम बोला नहीं गया है, टाइम बोला गया एट द एंड ऑफ ईयर। एट द एंड ऑफ ईयर मतलब 1 साल के बाद, तो दोनों के लिए जो टाइम है वो सेम ही है, तो टाइम का रेशो यहाँ पे कुछ खेला ही नहीं, टाइम का खेल नहीं है, तो दोनों के लिए टाइम सेम है, इसका मतलब दोनों का टाइम कट जाएगा। तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशो होगा वही इनके प्रॉफिट का रेशो होगा। अब इन्वेस्टमेंट का रेशो यहाँ से आ सकता है भाई 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा भाई। ये इनके इन्वेस्टमेंट का रेशो होगा ना, तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशो होगा वही वही यहाँ पे प्रॉफिट का रेशो होगा। तो इन्वेस्टमेंट का रेशो क्या आ रहा है यहाँ पे, अगर मैं इसको काटूँ देखो किससे कटेंगे, ये होता है 19 निम्न 171, ये तो 19 से कटेगा नहीं, इसका मतलब 9 से कटना चाहिए, 9 से जाएगा ये 19 बार में, और ये 9 से जाएगा, 9 दूनी 18 और 9 सत्ते 63। तो यहाँ से इनके इन्वेस्टमेंट का रेशो क्या आ गया 19:27। अब सवाल में क्या बोला है, अगर साल के अंत में जो एक्स है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 3800 है, मतलब ये 19 की वैल्यू दे रखे भाई, जिस रेशो में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया रहेगा उसी रेशो में उन्हें प्रॉफिट भी मिलेगा। तो अगर यहाँ पे पहले वाले जो एक्स है अगर उसकी प्रॉफिट का रेशो मतलब उसकी 19 जो इन्वेस्टमेंट है उसका रेशो 19 आया जो कि उसकी प्रॉफिट का रेशो होगा, अगर इसी 19 की वैल्यू दे रखी है 3800, मतलब 2 गुना 200 गुना, 19 दूनी 38 मतलब 200 गुना। मुझे क्या पूछा है टोटल प्रॉफिट कितना होगा, टोटल प्रॉफिट मतलब इन दोनों का सम 9 7 16 और यहाँ पे 46, मतलब मुझे 46 का 200 गुना करना पड़ेगा, 46 2 92, इसका मतलब 9200 टोटल प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो टोटल प्रॉफिट यहाँ से क्या आ जाएगा 46 का 200 गुना मतलब 9200, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 10 है अपना,
ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 27,500, 32,500 एंड 37,500 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ए जो है वो वर्किंग पार्टनर है, इसलिए उसको 20% टोटल प्रॉफिट का मिलेगा ही मिलेगा एज अ वर्किंग अलाउंस, और जो बाकी का रिमेनिंग प्रॉफिट होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उनके इन्वेस्टमेंट के रेशो में। जो अभी हम सवाल अभी कर रहे थे कुछ देर पहले, कुछ एक आध क्वेश्चन पहले, वही वाला सवाल आ गया फिर से कि जो ए है इस बार वर्किंग पार्टनर है तो उसको 20% तो मिलेगा मिलेगा टोटल प्रॉफिट का, लेकिन साथ में उसको जो इन्वेस्टमेंट का रेशो होगा उसमें जो डिवाइड होगा उसका रिमेनिंग जो बच जाएगा 20% के बाद, जो 80% में से फिर से इनको डिवाइड होगा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, उसमें से भी ए को मिलेगा। और उसमें से अगर सी को इतना मिला है 13,500, तो मुझे टोटल प्रॉफिट की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है। तो यहाँ से देखो टाइम का रेशो यहाँ पर भी नहीं है, तो टाइम मतलब जो यहाँ पे जब टाइम है ही नहीं तो टाइम कट ही जाएगा, जब टाइम है नहीं तो तीनों के लिए टाइम सेम है और कट ही जाएगा। इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट का रेशो होगा वही इनके प्रॉफिट का रेशो होगा, तो जो प्रॉफिट का रेशो होगा वही इन्वेस्टमेंट का रेशो होगा, और इन्वेस्टमेंट का रेशो आएगा यहाँ से, तो यहाँ से आप काट सकते हो। देखो जीरो से जीरो तो कट ही जाएगा, 125 के मल्टीपल हैं ये दोनों, बताओ 125 का ये 275 मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब 25 से काटना पड़ेगा मुझे, 25 से कम 25, 25 ये कटेगा, 25 से कम 25, 25 दिया 75, 25 से कम 25, 25 पंजे 125, तो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशो क्या आ गया 11:13:15। अब सवाल में क्या बोला है, अगर ए इज अ वर्किंग पार्टनर एंड 20%, मतलब ए को टोटल 20% तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। वो टोटल प्रॉफिट का है, मतलब अगर टोटल प्रॉफिट 100% रहेगा तो उसमें से 20% तो ए को मिलेगा, तो बाकी का 80% जो भी टोटल प्रॉफिट होगा अब वो इस रेशो में डिवाइड किया जाएगा, है ना। अब उसमें से जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो उसमें से अगर सी को इतना मिला 13,500, तो टोटल प्रॉफिट क्या होगा। भाई मैं टोटल प्रॉफिट मतलब 100% की वैल्यू फाइंड करनी है। टोटल प्रॉफिट में मैं मान के चलता हूँ 100% है, या फिर टोटल प्रॉफिट अपना एक्स है ना, मैं मान के चलता हूँ एक्स अपना टोटल प्रॉफिट रहा होगा यहाँ से, ठीक है, टोटल प्रॉफिट यहाँ पे एक्स रहा होगा, उसमें से 20%। अब यहाँ पे सी की वैल्यू फाइंड करनी है मुझे, सी की वैल्यू दे रखी है, तो मैं यहाँ पे सी इसका मल्टीपल फाइंड करूंगा कि एक्स में से सी को कितना मिलेगा, उसको बराबर कर दूंगा 13,500 से, तो मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू मतलब टोटल प्रॉफिट। भाई अगर ए को टोटल प्रॉफिट में से 20% मिल गया तो जो बाकी का बचा 80%, इसका मतलब जो टोटल प्रॉफिट है ना केवल उसके 80% में से अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा उनके इन्वेस्टमेंट के रेशो में से, तो जो भी टोटल प्रॉफिट होगा उसके 80% में से यहाँ पे सी की वैल्यू जो है 15 यूनिट, उसका 15 यूनिट यहाँ पे सी को मिलना चाहिए, और उसी की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 13,500। तो अगर टोटल प्रॉफिट एक्स है तो उसका 80% मतलब 4/5 करना पड़ेगा। अब जब चार, क्योंकि 20% ए को मिल जाएगा तो बाकी का 80% बचा, अब उसमें से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो जो टोटल प्रॉफिट एक्स है उसके 80% मतलब 4/5 में से सी को मिला है 13,500। सी को मिलना कितना चाहिए, अगर टोटल प्रॉफिट यहाँ पे 80% है और वो इस रेशियो में अब डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो यहाँ से टोटल जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से 15 यूनिट सी को मिलना चाहिए, तो यहाँ से टोटल आएगा कितना बताओ। भाई ये तो वही रेशियो है जो हम अभी पहले ऐड करते आ रहे हैं, जो कि आया कितना था 39 यूनिट, तो 39 यूनिट में से 15 यूनिट मिलना चाहिए सी को, और सवाल में इसी की वैल्यू दे रखी है 13,500, तो यहाँ से मुझे एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, और एक्स की वैल्यू मिल जाएगी तो मेरे सवाल का आंसर आ जाएगा, क्योंकि वही पूछा है कि टोटल प्रॉफिट क्या होगा। अब देखो 15 से कटेगा ये, या फिर ऐसे काट लो, भाई 15 से कट जाएगा, देखो 15 निम्न 135 होता है, तो ये 9 से कट जाएगा, 4 से लास्ट के 2 जीरो कट जाएंगे 25 बार में, क्योंकि ये 9 गुना 100 ही तो है, तो 4 से कट जाएगा 25 बार में, इसका मतलब 25 निम्न 225 आया यहाँ से, ठीक है 225 आया। अब अगर ये वाली जो चीज़ है मैं उधर लेके जाऊँ और फिर वहाँ से मेरे को एक्स की वैल्यू मिलेगी, तो मैं सबसे पहले 5 को ही लेके चल जाता हूँ, मैं 5 की अगर इससे करूँ तो ये तो 1000 आ जाएगा, 25 पंजे 125 मतलब 1125 आ जाएगा, 1125 से मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 39 की। यूनिट डिजिट भी मैच कर सकता हूँ, भाई 9 5 जब 45, तो ये जीरो वाले तो ऐसे ही कट जाएंगे, जीरो वाले तो ऑप्शन होंगे ही नहीं, है ना। अब मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ। भाई अगर ये कुछ और नहीं है, ये कुछ और नहीं है, 13 × 3 है, अगर मैं इस 3 की इससे मल्टीप्लाई करूँ फिर बाद में 13 से मल्टीप्लाई करूँ तो आसान हो जाएगा मेरे लिए। अगर मैं इस 1125 की 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना होगा बताओ, 3375। 3375 की मुझे 13 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ से अब मेरा आंसर आएगा। अब देखो अगर मैं 13 की केवल 3 से मल्टीप्लाई करूं, ये भूल जाऊं, अगर मैं मान के चलूं ये 3000 है, हालांकि 3000 से ज़्यादा ही है ये, तो मेरा आंसर जो मैं यहाँ पे अप्रोक्स लूंगा वो भी उससे भी ज़्यादा आना चाहिए। लेकिन अगर मैं मान के चलूँ ये 33,000 नहीं, ये केवल यहाँ पे 3000 है, तो अगर मैं 33,000 की मतलब यहाँ पे केवल 3000 की 3375 है ना, उसको मैंने मान लिया केवल 3000 है, अगर ये 3000 होता
क्योंकि सवाल में देखो एक 40,000 से कम है, एक 40,000 से ज़्यादा है। अगर मैं केवल 13 की 3000 से मल्टीप्लाई करता तो 39,000 आता, लेकिन मुझे तो 3375 उससे भी ज़्यादा मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब किसी भी हाल में मेरा 39,000 से तो ज़्यादा ही आंसर आने वाला है। तो ये 38,000 नहीं होगा, केवल ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट में दोनों के 5 यूनिट, तो 5 यूनिट से तो हम इसको नहीं कर सकते डिसाइड कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन अगर मैं केवल इसको 3000 मानूँ तो 13 और मुझे तो 3375 करना है। इसका मतलब 39,000 से तो ज़्यादा ही आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 39,000 से ये वाला काम है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 11 है अपना। ए इन्वेस्टेड 6 लाख मोर देन बी इन द बिजनेस। जो ए है वो 6 लाख ज़्यादा इन्वेस्ट करता है बी से। बी इन्वेस्टेड हिज कैपिटल फॉर 7.5 मंथ वाइल ए इन्वेस्टेड हिज कैपिटल 2.5 मंथ मोर देन बी। अगर बी जो है वो 7.5 महीने इन्वेस्ट करता है, तो जो ए है ना वो उससे 2.5 महीने ज़्यादा, मतलब ए जो है वो 10 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करेगा, क्योंकि 7.5 में 2.5 ऐड करोगे तो मतलब 10। इसका मतलब जो ए है वो टोटल 10 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करेगा। आउट ऑफ अ टोटल प्रॉफिट 12,40,000, ये टोटल प्रॉफिट है। ठीक है, 12,40,000, ये नहीं बोला कि बी का शेयर है ए का शेयर, मतलब ये टोटल प्रॉफिट है। उसमें से बी का जो शेयर है वो ए से इतना कम है, मतलब 2,48,000 रुपये कम है ए का शेयर। आई बात समझ में, ए के शेयर से। मतलब अगर टोटल प्रॉफिट ये है, तो जब मैं इसमें से करूंगा ना, जब इसमें से मैं डिवाइड करूंगा, तो उसमें से मेरे ये पाया मैंने कि जो बी का शेयर है वो ए से 2,48,000 कम है। व्हाट इज़ द कैपिटल इन्वेस्टेड बाई बी। तो यहाँ से बी का जो इन्वेस्ट है वो कितना आएगा। देखो इन्वेस्टमेंट पूछ रखा है, इसका मतलब मुझे प्रॉफिट को डिवाइड करना पड़ेगा टाइम से। उसके लिए मुझे पहले प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा। अब प्रॉफिट कैसे फाइंड करूंगा, देखो प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट दे रखा है और इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है कि जो बी है उसको ए से इतना कम मिला है। आप इन दोनों का यूनिट ले लो ना, इन दोनों का रेशो ले लो, इन दोनों का रेशो ले लो, तो मुझे पता चल जाएगा टोटल प्रॉफिट कितना है, उसमें से ए को बी को इतना कम मिला है ए से। अगर मैं इसका रेशो लूँ, देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट ही जाएगा। जब भी आपको इस तरीके से सवाल है तो आपको रेशो ले लेना है, बहुत ही ईजी हो जाएगा वो। तो 3 जीरो से 3 जीरो तो कट ही जाएगा। और 48 का ये कुछ और नहीं, 48 का ये 5 गुना है, क्योंकि 2 का 5 गुना 10 और 48 का 5 गुना 240, तो ये कुछ मिला के 5 गुना है। ये 48 का कुल मिला के 5 गुना है ये वाला, और ये 1 गुना है। अगर ये 1 गुना है भाई, 3 जीरो से 3 जीरो मैंने पहले ही कर दिया, 248 एक कम 248, और 248 का 5 गुना जब मैंने करा तो 1240 आ गया। इसका मतलब टोटल अगर प्रॉफिट 5 है, तो उसमें से बी को 1 यूनिट कम मिलेगा ए से। ऐसा कब पॉसिबल होगा, जब ए को 3 यूनिट मिलेगा, बी को 2 यूनिट मिलेगा, तभी यहाँ से तो आ रहा है। ए को 1 यूनिट कम, बी को 1 यूनिट कम मिला है ए से, और टोटल प्रॉफिट 5 होना चाहिए, टोटल प्रॉफिट ऐसे आया। चाहे अगर आपको ऐसे अगर आपके मन में क्लिक नहीं होगा, तो फ्यूचर में अगर अभी इस तरीके के सवाल आ जाए और समय अगर आपके पास क्लिक नहीं होगा, तो भाई टोटल प्रॉफिट दे रखा है ए, टोटल प्रॉफिट दे रखा है 5। इसका मतलब टोटल प्रॉफिट मतलब ए प्लस बी का प्रॉफिट कितना दे रखा है 5, और उन दोनों का डिफरेंस बी को 1 यूनिट कम मिला है ए से। इसका मतलब ए माइनस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 1। अब यहाँ से सॉल्व कर सकते हो भाई, ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो दोनों को प्लस करके उसका हाफ कर दो, 6 का हाफ 3, और बी की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि बी माइनस यहाँ पे है एक में, तो बी माइनस है, इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस लो 4 और उसका हाफ कर दो 2। तो ए रेशो बी, उनके प्रॉफिट का रेशो क्या आ गया 3:2। तो मुझे प्रॉफिट को ही डिवाइड करना है टाइम से, वहाँ से मेरे को इन्वेस्टमेंट पता चलेगा, और इन्वेस्टमेंट ही मुझे फाइंड करना है बी की, है ना। तो यहाँ से प्रॉफिट का रेशो क्या आ गया मेरे पास, ए और बी का प्रॉफिट का रेशो आ गया मेरे पास 3:2। तो यहाँ से 3:2 आ गया। और टाइम का रेशो क्या था मेरे पास, टाइम का रेशो था, अगर बी जो है वो 7.5 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, बी जो है वो 7.5 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, तो ए उससे ज़्यादा इन्वेस्ट करता है 2.5 महीने। 2.5 महीने मतलब ए जो है वो 10 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करता है। तो यहाँ से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ प्रॉफिट को टाइम से, तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट का रेशो आएगा। जैसे अगर मैं यहाँ से डेसिमल हटाऊँ तो यहाँ से आ जाएगा, ये बिल्कुल आ जाएगा, इधर आ जाता है। तो 25 चौका 100, 25 तिया 75। तो अगर मैं प्रॉफिट को मतलब 3 का 1/4 भी करूँ, 2 का 1/3 भी करूँ, तो प्रॉफिट से मैं उसको डिवाइड कर दूंगा। अब डिवाइड करना भी मैंने आपको सिखाया, इन दोनों का एलसीएम ले लो, 4 और 3 का एलसीएम 12। तो 4 से जाएगा ये 3 बार में, 4 3 12, 3 3 9, तो ए का इन्वेस्टमेंट का रेशो आ जाएगा 9। और यहाँ से 3 से जाएगा 4 बार में, 4 2 8, तो यहाँ से ही आ जाएगा 9:8 आ जाएगा इसके इन्वेस्टमेंट का रेशो। अभी तक मैंने आपको ऐसे आपको अभी तक ऐसे मैंने सिखाया किस तरीके से डिवाइड करना है। लेकिन जब यहाँ पे ना ये वाली चीज़, जब यहाँ पे ये वाली जो चीज़ होती है, जब ये अलग अलग होती है, जैसे यहाँ पे 4 है 3 है, कोई भी एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब एलसीएम इसका मल्टीपल ही आएगा। तो आपको कुछ करने की नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो उसको डिवाइड करने के लिए। इन दोनों का रेशो ही तो लेना है मुझे, कुछ नहीं है, अपॉन में तो है, मुझे 3/4 रेशो फाइंड करना है, मुझे 3/4 रेशो फाइंड करना है भाई। यहाँ पे कुछ नहीं है, जब मैं प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड करूँ, फिर से वही आ गया कलर,
दूसरा कलर लेना है। जब मैं यहाँ पे प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड कर रहा हूँ, इसका 3/4 उसका रेशो लेना है 2/5 के साथ, 2/3 के साथ। तो जब इन दोनों का रेशो फाइंड करोगे तो इन्वेस्टमेंट का रेशो आएगा। इसका मतलब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी आप कर सकते हो। तो ये डायरेक्ट मेथड आपको बता रहा हूँ, बार बार एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो 3 की इससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 की इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 9:8 मेरे पास आ गया उनके इन्वेस्टमेंट का रेशो। अब यहाँ से मुझे फाइंड करना है बी का इन्वेस्टमेंट, बी का कैपिटल, मतलब 8 यूनिट की वैल्यू मुझे यहाँ पे फाइंड करनी है। आप 8 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो भाई, 8 का मल्टीपल 42 नहीं है, 8 का मल्टीपल 45 भी नहीं है, लेकिन ये दोनों है। तो यहाँ से आपको सवाल को सॉल्व करना ही पड़ेगा। कैसे सॉल्व करोगे? देखो सवाल के पहली लाइन में बोला है ए जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है 6 लाख मोर देन बी। ए कितना ज़्यादा यूनिट, कितना यूनिट में कितना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है? 1 यूनिट। भाई 8 से 9 केवल एक ही यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 6 लाख दे रखी है। यहाँ पे ये बोला है ना ए जो है वो 6 लाख ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, रेशो में केवल 1 यूनिट ज़्यादा करता है, इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 6 लाख। तो यहाँ से 8 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 8 यूनिट का भी 6 गुना कर दो, 8 6 48। इसका मतलब ए जो है वो, बी जो है वो कितना इन्वेस्ट करेगा? 48 लाख। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अच्छा सवाल था ये भी। और यहाँ पे रेशो वगैरह लेना, यहाँ पे मैंने आपको सिखाया किस तरीके से आपको यहाँ पे ये वाला रेशो लेना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मुझे सिखाना था इस सवाल के द्वारा आपको। ठीक है, तो अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या कह रहा है अपना, क्वेश्चन नंबर 12 है अपना। ए बी एंड सी इन्वेस्टेड टू स्टार्ट अ रेस्टोरेंट। ठीक है, वो रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, तो 3 लोगों ने मिलकर यहाँ पे खोला, ए और बी सी वो इन्वेस्ट करते हैं। अगर टोटल इन्वेस्टमेंट 3 लाख है, जो बी है वो इन्वेस्ट करता है 50,000 ए से ज़्यादा, और जो सी इन्वेस्ट करता है वो 25,000 बी से कम। समझ में आया? अगर यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ ए बी और सी, अगर टोटल इन्वेस्टमेंट 3 लाख का किया गया, और जो बी है वो 50,000 ए से ज़्यादा 50,000 करता है, और जो सी है वो 25,000 बी से कम करता है। अगर मैं मान के चलूँ अगर ए एक्स रुपीज़ इन्वेस्ट करता है, तो उससे 50,000 ज़्यादा बी इन्वेस्ट करेगा, तो बी कितना करेगा? एक्स प्लस 50,000, एक्स प्लस 50,000। और जो सी है वो 25,000 कम करता है बी से, इससे 25 कम, इससे 25 कम, मतलब 25,000 इसमें से माइनस कर दो तो वो सी का आ जाएगा। सी का कितना इन्वेस्ट करता है, तो यहाँ से एक्स प्लस 25 आएगा। जब मैं 50,000 में से 25,000 माइनस कर दूँ तो एक्स प्लस 25,000 आ जाएगा, तो वो सी के इन्वेस्टमेंट आ जाएगा टोटल। तो यहाँ से मुझे पता चल गया यहाँ पे कि जो ए बी और सी वो किस रेशो में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपना। अब यहाँ से टोटल इन्वेस्टमेंट दे कितना रखा है? 3 लाख। इसका मतलब ये अगर मैं टोटल का सम करूँगा ना, तो वही यहाँ पे क्या आएगा? 3 लाख रुपए आ रहा है यहाँ से। अब सवाल में आगे क्या बोला है? इफ़ प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर इज 14,400, देन सीज प्रॉफिट इज। भाई यहाँ पे देखो टाइम की तो वैल्यू दे नहीं रखी, टाइम का तो कुछ रेशो दे नहीं रखा। इसका मतलब जो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशो होगा वही इनके प्रॉफिट का रेशो होगा। ये इनके इन्वेस्टमेंट का रेशो है, तो यही इनके प्रॉफिट का भी रेशो होगा। मतलब जिस जिस रेशो में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसी रेशो में उनका प्रॉफिट भी डिवाइड होगा उनके बीच में। तो यहाँ से मैं अगर एक्स की वैल्यू पता चल जाए मुझे, तो वहाँ से ए बी सी उनके इन्वेस्टमेंट का रेशो होगा और वही इनके प्रॉफिट का रेशो भी आएगा। तो अगर मैं इस तीनों को प्लस करूँ कितना आएगा? 3x प्लस 75,000, 3x प्लस 75,000, उसको मुझे 3 लाख में से माइनस करना है। जब मैं 3 लाख में से माइनस करूँगा 2,25,000 आएगा, 2,25,000। अगर मैं उसको 3 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। 3 से डिवाइड करूँगा तो 3 से जाएगा 75 बार में, 75 के। इसका मतलब ए ने कितना इन्वेस्ट किया था? ए ने, एक्स ने, तो एक्स की वैल्यू आई 75। तो ए जो है वो 75,000 इन्वेस्ट किया, बी जो है वो उससे 50,000 ज़्यादा इन्वेस्ट किया, 50,000 ज़्यादा मतलब 1,25,000 उसने इन्वेस्ट किया। सी जो है वो बी से नहीं, ए से 25,000 ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब 75,000 में मैं 25,000 जोड़ दूंगा, मतलब एक्स में 25,000 जोड़ दूंगा, 75,000 में 25,000 जोड़ दूंगा, मतलब सी ने कितना किया? 1 लाख। 1 लाख मतलब 100 के उसने इन्वेस्ट किया। अब यही इनके प्रॉफिट का भी रेशो होगा। अब ये बोला इफ द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट जो था, मतलब ये टोटल प्रॉफिट है 14,400, मतलब टोटल प्रॉफिट है। सबसे पहले तो इनका रेशो ले लो, इन्वेस्टमेंट का रेशो है और यही प्रॉफिट का भी रेशो होगा। तो इसका रेशो आएगा कितना? भाई 25 से कट जाएगा, भाई के से तो कट ही जाएगा। के का मतलब 1000 है, जो यूट्यूब वाला सब्सक्राइबर वाला 1000 होता है, तो के से कट ही जाएगा। 25 तिया 75, 25 पंजे 125, 25 चौका 100। तो ये आ गया इनके इन्वेस्टमेंट का रेशो और यही इनके प्रॉफिट का भी रेशो होगा। अब इनका टोटल प्रॉफिट कितना है? 14,400। मतलब अगर मैं इन तीनों प्रॉफिट को प्लस करूँ, 5 4 9 3 12, तो 12 यूनिट की वैल्यू दे रखे यहाँ से 14,400। और मुझे सी की वैल्यू फाइंड करनी है। सी का प्रॉफिट कितना है? सी का टोटल प्रॉफिट में से 4 यूनिट है, मतलब टोटल प्रॉफिट 4 यूनिट है 12 में से। तो 1/3, अगर मैं 1/3 जो होगा टोटल प्रॉफिट का 1/3 अपने सी का प्रॉफिट होगा, तो इसका मैं 1/3 फाइंड कर लूँगा। तो 3 से जाएगा 3 4 जो 12 और 8 4800। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप ऐसे समझ लो, भाई 12 यूनिट की वैल्यू अगर 14,400 है, 14,400 है, मतलब 12 गुना है ये। भाई 12 गुना 12 144 होता है, इसका मतलब 1200 गुना है। मुझे फाइंड करना है 4 यूनिट की वैल्यू, तो 1200 का 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 4 जो 48, इसका मतलब 4800
4800 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सी का वो आ जाएगा प्रॉफिट का शेयर। तो सी का प्रॉफिट का शेयर आ कितना गया 4800। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पे देखो क्या बोला, बिल्कुल ऐसे ही सवाल है। क्वेश्चन नंबर 13 थे अपना। ए बी एंड सी टुगेदर इन्वेस्टेड 53,000 इन अ बिजनेस, मतलब टोटल जो उनका इन्वेस्टमेंट है वो 53,000 है। ए इन्वेस्ट 5,000 मोर देन बी इन्वेस्टेड 6,000 मोर देन सी। इस बार देखो क्या दे रखा है, ए जो है उसका कंपैरिजन दे रखा है बी से, और बी का जो कंपैरिजन दे रखा है सी से। इस बार मैं सी को एक्स मानूंगा। आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट 31,800, आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट 31,800 फाइंड द शेयर ऑफ ए, मतलब जो टोटल प्रॉफिट आया ना वो तो 31,800 आया है, उसमें से मुझे शेयर फाइंड करना ए का। आखिर ए को कितना मिलेगा, भाई ए को उतना ही तो मिलेगा जितना उसने इन्वेस्ट किया था। यहाँ पर भी आप देखो कि टाइम तो दे नहीं रखा, इसका मतलब टाइम तीनों का सेम में होगा, और तीनों का टाइम सेम होगा टाइम, अगर तो कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब जो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशो होगा वही इनके प्रॉफिट का भी रेशो होगा। अब इसके इन्वेस्टमेंट का रेशो क्या आएगा, भाई टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 53,000 है, लेकिन मुझे दे नहीं रखा है तीनों का रेशो, मुझे फाइंड करना पड़ेगा। और ए रेशो बी रेशो सी, ए का कंपेरिजन कर रखा है बी से, बी का कंपेरिजन कर रखा है सी से। इसका मतलब अगर सी एक्स रुपये इन्वेस्ट करता है तो जो बी है उससे 6,000 ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा। एक्स कितना करेगा, बी कितना करेगा, एक्स प्लस 6 के। और यहाँ से ए कितना करेगा, ए जो है वो 5,000 ज़्यादा करेगा बी से भी 5,000 ज़्यादा, मतलब इसमें भी 5,000 जोड़ दो तो वो आ जाएगा ए का इन्वेस्टमेंट। तो एक्स प्लस 11,000 यहाँ से क्या आ जाएगा, ए का इन्वेस्टमेंट का रेशो। अब यहाँ से ये तीनों का रेशो मुझे पता चल गया। और सवाल में क्या बोला है, तीनों का जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, तीनों के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट यहाँ से किया गया है वो है 53,000। इसका मतलब जब मैं इन तीनों को प्लस कर दूंगा उसकी वैल्यू आनी चाहिए 53,000। तो यहाँ से मुझे एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी भाई, ये के कुछ कोई वेरिएबल थोड़ा ना है, ये हज़ार है जो यूट्यूब वाला होता है। तो यहाँ से 3x प्लस 17,000 हो गया, प्लस में 17k इज इक्वल टू 53k, क्योंकि हज़ार मतलब क्या होता है 53 में से 17 माइनस करना है। देखो कैसे माइनस करोगे ये भी बताता हूँ। आप प्लस कैसे करोगे या फिर माइनस करो कैसे करोगे, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड, देखो अगर मैं दोनों तरफ 3k माइनस प्लस कर दूँ, दोनों तरफ 3k प्लस कर दूँ, है ना, यहाँ पे आपको 17 इसमें से माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं दोनों तरफ 3k प्लस कर दूँ दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 56k। ये क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लस होके 20k हो जाएगा, और यहाँ पे ये 3x हो जाएगा। तो अब ये जो 20k है इधर आ गया, ये 3x प्लस में 20k हो गया, दोनों तरफ अगर मैं 3k प्लस करूंगा मेरे सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 56k से मैं 20k उधर ले जाऊंगा तो माइनस करना बहुत ईजी है, तो यहाँ पे से केवल 36k बचेगा, और यह 3x की वैल्यू है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12k। इसका मतलब ए का प्रॉफिट और बी का प्रॉफिट और सी का प्रॉफिट यहाँ से आ जाएगा मेरे पास, इनके इन्वेस्टमेंट का रेशो, और यही तो इनके प्रॉफिट का रेशो आएगा। अगर मुझे एक्स की वैल्यू मिल गई तो मैं ए का पता कर लूँगा, भाई ए का जो इन्वेस्टमेंट है वो है कितना, एक्स प्लस 11k, एक्स की वैल्यू कितनी है 12k प्लस 11k मतलब 23k। इसका मतलब जो ए है उसका इन्वेस्टमेंट कितना है 23k। और यहाँ से बी का इन्वेस्टमेंट कितना होगा, जो टोटल है 12,000, एक्स की वैल्यू आई है 12,000 में 6,000 और जोड़ दो मतलब 18k। और यहाँ से सी का इन्वेस्टमेंट का रेशो क्या आएगा, वो तो एक्स की वैल्यू रहेगी तो 12k आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये अपना टोटल यहाँ पे के से के काट दो, के का मतलब कुछ और नहीं, हज़ार ही तो है, तो के से ही, तो ये आ गया उनके इन्वेस्टमेंट का रेशो 13:18:12। सवाल में क्या बोला है, अगर टोटल प्रॉफिट 31,800 है, टोटल प्रॉफिट यही अपने प्रॉफिट का भी रेशो है जो इन्वेस्टमेंट का रेशो है, इसका मतलब तो टोटल प्रॉफिट जो आएगा वो कितना आएगा 18 और 12 30 30, और ये कितना आएगा अपना 23। इसका मतलब टोटल प्रॉफिट अपना आ गया 53 यूनिट, क्योंकि 30 और 23 मतलब 53, और 53 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 31,800। मुझे क्या पूछा है, मुझे शेयर ऑफ ए पूछा है, ए का शेयर कितना है 23 यूनिट। इसका मतलब अगर 53 यूनिट की वैल्यू देखिए 31,800, तो मुझे 23 यूनिट की वैल्यू बतानी है। भैया 53 का कितना गुना है बताओ, 5 6 30, 6 3 18, इसका मतलब ये कुल मिला के 600 गुना है, तो मुझे 23 का भी 600 गुना करना पड़ेगा, तो मुझे पता चल जाएगा ए का शेयर कितना है 23 छिक्का 138, 138 का 138 और 20, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पे देखो क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 14 थे अपना। ए बी एंड सी इन्वेस्टेड देयर कैपिटल इन द रेशो 2:3:5 and the ratio of the month for which they invested is 4:2:3. If C gets a share of profit which is 1,47,000, ये सवाल तो हमने शायद कर लिया है ना, हाँ इसका आंसर अपना 1,26,000 आया था। ठीक है, 1,26,000 आया था अपने सवाल का आंसर, है ना, यही था ना शायद। देखते हैं अगर हमने पीछे किया होगा तो। हाँ देखो ये रहा, ये वाला सवाल हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 14 तो क्वेश्चन नंबर 3 अपना दोनों सेम है। ठीक है,
और इस क्लास को हम आज यहीं अंत करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरी क्लास समझ में आया होगी। इस क्लास की पीडीएफ मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना, वहाँ से जाके इन क्वेश्चन को एक बार और लगा लेना, ताकि आपकी प्रैक्टिस और कंसेप्ट और भी मजबूत हो जाए, ठीक है। तुम अगली क्लास में मिलते हैं। अगले क्लास में मैं कुछ और क्वेश्चन लेकर आऊँगा। अभी पार्टनरशिप हमारा चलेगा 2-3 दिन, तो उसके और भी क्वेश्चन करने बाकी है। मेंस के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो और भी हमें इस पर क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। अभी और भी टाइप हैं इस सवाल के, इस चैप्टर के, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं और कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।